Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. A very happy new year to all of you. May this new year bring you good health, success, confidence, and endless learning opportunities. So, today we begin chapter 5 Indigo, which is written by Louis Fisher. This chapter takes us into the heart of India's freedom struggle and introduces us to Champaran movement, where Mahatma Gandhi stood up for the rights of poor farmers. Through this lesson, we will learn about truth, courage, leadership, and the power of non-violence. So let's start this new year with positive energy, curiosity, and strong determination to learn something meaningful every day. So open your books, open your minds, and let's begin today's lesson together. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. सो लुई फिशर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में पैदा हुए थे. इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया. मतलब ये 1918 से लेकर 1920 तक ऑलमोस्ट 2-3 साल ये इन्होंने एज अ वॉल्टियर ब्रिटिश आर्मी में काम किया. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रॉट द न्यूयॉर्क टाइम्स. बाद में उन्होंने एज एन एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया. वो जर्नलिस्ट बने और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े न्यूज़पेपर में द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, तो इन्होंने यहाँ पर एज अ जर्नलिस्ट काम किया. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काम किया अमेरिका के बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर के लिए. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी ये एज अ फैकल्टी मेंबर ये काम करते थे, मतलब वहाँ ये टीचर थे. जो ये चैप्टर है इंडिगो, मतलब ये जो चैप्टर है ये इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये उससे लिया गया है. लाइफ ऑफ महात्मा गांधी अपने आप में एक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही ग्रेट बुक है. इस बुक को टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने गांधी पर लिखी हुई, महात्मा गांधी जी पर लिखी गई बेस्ट बुक्स में से एक माना है. मतलब इन्होंने कंसीडर किया है, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने गांधी जी पर लिखी हुई बहुत सारी किताबों में से इस एक किताब को बेस्ट किताब माना गया, मतलब बेस्ट बुक्स में कंसीडर किया. आपको पता होगा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के. इन पर बहुत बुक्स लिखी गई हैं, अभी भी लिखी जा रही हैं, लेकिन इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक्स माना गया है ऑन एवर रिटन ऑन गांधी जी. मतलब यहाँ जो ऑथर है लुई फिशर, ये सिर्फ एक राइटर नहीं है बल्कि गांधी जी के जीवन को गहराई से समझने वाले इंसान हैं. राइट. चलिए ये एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं जो कि हमें चैप्टर के बीच में देखने को मिलेगा. अर्ज द डिपार्चर. इसका मतलब है कि ज़ोर देकर किसी को जाने के लिए कहना. अर्ज किसी को फोर्स करना कि वो डिपार्चर यानी कि वो जाए. मतलब यहाँ ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था ना, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था, फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, लड़ाई हुई थी, फ्रीडम फाइटिंग हुई थी. तो एक तरह से मजबूर किया अंग्रेज़ों को कि जाओ हमारा देश छोड़ो. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, मतलब ड्यूटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, कर्तव्यों के बीच में ड्यूटीज़ के बीच में उलझन. तो जब एक से ज़्यादा जिम्मेदारियों में से आपको कोई एक चुननी होती है, तो ड्यूटीज़ है जो एक से ज़्यादा है और सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक को चुन पाना बड़ा मुश्किल होता है. तो ये वही कॉन्फ्लिक्ट है. हावर अ मैन लाइक मी, मतलब इसका है कि किसी को जगह देना, अपने पास रुकवाना. मतलब जैसे हावर अ मैन लाइक मी, मतलब मुझ जैसे आदमी को अपने यहाँ रखना. ये जब हम पढ़ेंगे ना इस एक्सप्रेशन को तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ये अगला है सी का प्रॉप. इसका मतलब है सहारा ढूंढना, मतलब कोई हमें मदद कर दे. सीख मतलब होता है ढूंढना, अब प्रॉप मतलब कोई हमें मदद कर दे, मदद ढूंढना. चलिए अब टेक्स्ट को पढ़ते हैं.
When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो लुई फिशर बताते हैं कि जब वो 1942 में गांधी जी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम में गए थे सेंट्रल इंडिया में, तब गांधी जी ने उनसे कहा था कि मैं मतलब गांधी जी ने बोला था कि मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कैसे मैंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर करना होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब ये लुई फिशर 1942 में गांधी जी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम गए थे, तो गांधी जी ने इनसे मिलकर इनसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने का जो विचार मेरे माइंड में कैसे आया। मतलब मैंने ये कैसे सोचा कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये बात 1917 की है। मतलब जो ये मिलने का इंसिडेंट हुआ ये तो 1942 में हुआ है, लेकिन 1942 में गांधी जी लुई फिशर से मिलकर 1917 का इंसिडेंट याद करेंगे। यानी कि जो ये आगे की स्टोरी है ये 1917 के ऊपर है, मतलब आज़ादी से काफ़ी पहले की, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पहले की है। ये 1947 में तो हमको आज़ादी मिल गई थी। आगे पढ़ते हैं। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. अब गांधी जी बात याद करते हैं थोड़ा और पहले की, 1917 की बात है, लेकिन उससे एक महीना पहले, मतलब जब दिसंबर 1916 चल रहा था। तो गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में गए थे, एनुअल कन्वेंशन में गए थे। ये कन्वेंशन, ये सेशन लखनऊ में था। वहाँ ऑलमोस्ट 2,301 डेलीगेट्स और कई सारे विजिटर्स थे, मतलब वहाँ प्रेजेंट थे। मतलब ये कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म था जहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड a peasant came to me a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor, emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas and near the kingdom of Nepal. अब ये इंसिडेंट बताते हैं। जब वो गए थे तो प्रोसीडिंग्स के दौरान, मतलब कांग्रेस की मीटिंग के दौरान, एक गरीब सा किसान इनसे मतलब इनके पास आया। वो किसान जो था गरीब, वो बिल्कुल आम किसान लग रहा था, जैसे दूसरे किसान होते हैं ऐसे ही लग रहा था। मतलब वो बहुत ही पुअर था, गरीब था, थका हुआ था, एमिशिएटेड था वो काफ़ी। और उसने आकर क्या कहा, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला और मैं चंपारण से हूँ। आपने चंपारण के बारे में सुना होगा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो चंपारण के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको याद है कि ये चंपारण किस लिए फेमस है, गांधी जी की कौन सी यात्रा, कौन से किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ। और उसने कहा, चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में, मतलब बिहार में है ये। तो राजकुमार शुक्ला ने बताया कि वो चंपारण यानी कि बिहार से है और वो चाहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए। मतलब उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आइए। तो गांधी जी ने पहले कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने बोला है ना कि गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। जब तक राजकुमार शुक्ला उनसे नहीं मिले थे और चंपारण की बात नहीं गई थी, तब तक गांधी जी ने कभी चंपारण की बात सुनी नहीं थी, क्योंकि वो तो गुजरात में रहते थे और गुजरात से बिहार बहुत दूर है। और बिहार फिर भी एक बड़ा स्टेट है। चंपारण इज़ वेरी, मतलब एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो कभी सुना नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि मतलब उन्हें तभी पता चला था कि इस नाम की, चंपारण नाम की कोई जगह है। ये नेपाल, मतलब नेपाल आपको पता ही होगा कि बिहार के पड़ोस में है। बिहार और नेपाल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो बिहार, यूपी, यहाँ से शेयर होता है। नेपाल, मतलब नेपाल का जो मतलब ये जो दो देशों के बीच में बॉर्डर है वो नेपाल और बिहार से टच होता है। तो जो चंपारण है ये हिमालय के फुटहिल में है
और ये किंगडम ऑफ नेपाल के पास में है, राइट। आगे पढ़ते हैं। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो चंपारण के जो किसान हैं, जो पेजेंट्स हैं, वो शेयर क्रॉपर्स थे। मतलब ज़मीन उनकी नहीं थी पर काम वो करते थे। मतलब आप ये मान लीजिए शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं ना, मतलब वो काम करेंगे, लैंड उनका नहीं है लेकिन वो पूरी खेती बाड़ी पूरी करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरा लेबर करेंगे। और जब फसल उग जाएगी तो फसल का एक बड़ा सा हिस्सा लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा, मतलब लैंडलॉर्ड बड़ा हिस्सा ले लेगा। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला क्योंकि बहुत ही उन्हीं में से, मतलब उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से थे, बहुत गरीब थे, बहुत ही कमज़ोर थे, थके हुए लग रहे थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ही वॉज इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन रेजोल्यूट थे, मतलब पक्के इरादे वाले थे। और मतलब उनसे मिलकर गांधी जी को यही लगा, क्योंकि गांधी जी अपनी बात बता रहे हैं ना ये लुई फिशर को, कि मतलब ये बंदा बहुत ही रेजोल्यूट था, इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था बट रेजोल्यूट था। मतलब उन्होंने कांग्रेस सेशन में आकर अपनी प्रॉब्लम रखी गांधी जी के सामने। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि हिम्मत और सच के लिए लड़ना, तो वो इनमें था, राजकुमार शुक्ला में। He had come to the Congress session to complain about injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." तो वो बिहार के ज़मींदार सिस्टम के अगेंस्ट थे, उसके खिलाफ शिकायत करने आए थे गांधी जी को, क्योंकि किसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। और वो आए इस लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में शिकायत करने, जो इनजस्टिस कर रहे थे वहाँ के लैंडलॉर्ड, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने आए थे। और जब वो आए तो उन्होंने उनको किसी ने कहा कि गांधी जी से बात करो, स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात करो। तो अभी देखते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये एक उस टाइम की बात हो रही है जब ये लखनऊ में गए थे एक कन्वेंशन में। तो वहाँ एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला उनसे मिला और उन्होंने चंपारण की इस लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में, बिहार में जो ये गलत चल रहा था, जुल्म चल रहे थे, इनजस्टिस हो रहा था किसानों के साथ, उसको बताया। अब आगे पढ़ते हैं। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. अब गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि उनका पहले से एक अपॉइंटमेंट है कानपुर के साथ, जैसे आज बोलते हैं कानपुर, शायद ये यही है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है ये वही है, कानपुर, जो कानपुर है। तो गांधी जी ने इनको बताया राजकुमार शुक्ला को कि मेरा तो ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और साथ ही उन्हें भारत के और भी कई हिस्सों में भी जाना है, अदर पार्ट से भी जाना है। मतलब गांधी जी तुरंत चंपारण नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने उसको झूठ नहीं बोला, ना कोई दिलासा दिया, उनको सच्चाई बता दी कि अभी तो अपॉइंटमेंट्स हैं, पहले कानपुर जाना है, फिर दूसरे हिस्सों में भी जाना है। सो शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया, वो गांधी जी के साथ हो लिए, मतलब हर जगह उनके साथ जाने लगे, मतलब गांधी जी का पीछा छोड़ा ही नहीं। मतलब जहाँ जहाँ गांधी जी जाते शुक्ला भी साथ साथ जाता। तो ये शुक्ला की, क्योंकि मैंने बताया ना, हमने पढ़ा कि शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला पढ़े लिखे नहीं, ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, इरादों के पक्के, तो लेकर ही जाएंगे अपने गाँव, अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट में। देन गांधी जी returns to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to ashram. For weeks he never left Gandhi's side. अब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ ये शुक्ला भी साथ होते ये भी। फिर गांधी जी अपने आश्रम आ गए, यहाँ पर आ गए, अहमदाबाद में आ गए। पर शुक्ला जी ने आश्रम में भी इनको फॉलो किया। कई हफ्तों तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं गांधी जी को, मतलब कई हफ्तों तक शुक्ला गांधी जी के साथ ही रहे, वहीं बने रहे। तो ये दिखाता है कि वो कितने डिटरमाइंड थे, कितने रेजोल्यूट थे, कि मतलब गांधी जी को लेके ही जाएंगे अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया, बिल्कुल बेग किया गांधी जी को, फिक्स अ डेट, कि बस एक तारीख फिक्स कर दीजिए कि आप इस दिन आएंगे, क्योंकि उसे पता था गांधी जी ने अगर प्रॉमिस कर दिया है फिर तो वो आएंगे ही आएंगे। तो उसने बोला कि आप एक फ़िक्स कर दो एक डेट, मतलब मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है फिर।
Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी जो है वो इस शेयर क्रॉपर यानी कि शुक्ला, ये शेयर क्रॉपर मतलब शुक्ला जी की बात हो रही है, राजकुमार शुक्ला की टेनेसिटी और जो स्टोरी थी वो सुन के बहुत इम्प्रेस हो गए। मतलब गांधी जी ने शुक्ला की लगन और कहानी से काफ़ी इम्प्रेस हुए और कहा आई हैव टू बिन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। मतलब उन्होंने फलानी फलानी कोई जगह बताई, बस सॉरी तारीख बताई। उन्होंने कहा कि मैं इस तारीख को कैलकाटा में हूँगा, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तुम वहाँ पर आना। उन्होंने बताया कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक कैलकाटा में हूँगा, तुम वहीं आना और मुझे लेकर जाना वहाँ से। चलो एक प्रॉमिस तो हो ही गया, आगे पढ़ते हैं। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. मतलब कई महीने बीत गए, फिर भी शुक्ला जी जो हैं कलकत्ता में उस जगह पर बैठकर इंतज़ार करते रहे जब तक गांधी जी आए, और उन्होंने वेट किया कि गांधी जी जब भी फ्री होंगे तब तक उन्होंने वेट किया। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों पटना, बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि चंपारण तो छोटा डिस्ट्रिक्ट ना, हो सकता है उस समय ट्रेन नहीं होगी, तो पटना तो वहाँ का बड़ा शहर था, तो वो पटना के लिए बैठ गए ट्रेन में। अब दोनों बैठ गए, फिर वहाँ से देन शुक्ला led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. अब दोनों बिहार से पटना, मतलब बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में बैठ गए। फिर वहीं से शुक्ला जी को वो ले गए कहाँ पर, मतलब शुक्ला जी ले गए ये गांधी जी को, एक लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद नाम के, उनके घर ले गए। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये वही राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और भारत के भी प्रेसिडेंट बने। शायद ये पहले राष्ट्रपति थे, आई गेस। हम्म इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे ये राजेंद्र प्रसाद। मतलब राजेंद्र प्रसाद वही एडवोकेट थे जिनके घर शुक्ला जी गांधी जी को लेके गए थे, और वहीं पर शायद ये मिले होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और आगे चलकर देश के भी पहले, आज़ाद देश के पहले प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति भी बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अब जब ये घर गए तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे शहर से, बट जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद जी के घर में जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे, और वो शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। इसलिए मतलब जो कि अपने मास्टर्स का सताया हुआ है, मतलब इस तरह का जानते थे कि ये जो शुक्ला नाम का वो है, क्या बोलते हैं, किसान है, ये मतलब गरीब किसान है, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी एक आम किसान समझ लिया। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि वो शुक्ला को जानते थे कि ये गरीब किसान है जो अपने लैंडलॉर्ड्स के काफ़ी सताया हुआ है, एक्सप्लॉइटेड है। अब उसके साथ जो आया है तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये भी कोई गरीब किसान होगा, जैसे क्या बोलते हैं ये, गांधी जी ने भी कभी उस तरफ कभी गए ही नहीं थे तो लोग उन्हें जानते नहीं थे, और उस समय तो ये व्हाट्सएप फेसबुक भी नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया भी नहीं होती थी, गूगल भी नहीं होता था, जो और न्यूज़पेपर्स भी बहुत कम होते थे, तो हर किसी को नहीं पता होता था कि इस तरह से देश में इतना कुछ चल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि भारत में एक ऐसा गांव भी था जहाँ पर भारत की आज़ादी के बाद भी कई 2-3 महीने बाद जाके पता चला था कि देश आज़ाद हो गया है उस ज़माने में। तो ये तो और पुरानी बात है, आज़ादी से भी 30-40 साल पुरानी पहले की बात है। तो उन लोगों को, नौकरों को भी नहीं पता, सर्वेंट्स को भी नहीं पता था कि गांधी जी है या कौन है। उन्होंने समझा कि भाई ये भी एक आम किसान होगा, तो उनको भी ऐसे ही समझ लिया और उनको बोल दिया कि तुम ग्राउंड्स में रहो अपने कंपेनियन के साथ, वो क्योंकि वो भी उन्हें गरीब किसान लग रहे थे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप ऑफ हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन देखिए यहाँ पे अब देखो,
अनटचेबिलिटी आ गई। मतलब रहने तो दिया और बोला कि ग्राउंड पे रहो। और क्योंकि इनको भी गरीब किसान समझ लिया, तो गांधी जी को भी कुएं से पानी लेने के लिए परमिशन नहीं दी, परमिटेड नहीं मिला उनके, क्योंकि वो लोगों को डर था कि अगर उनकी बकेट का पानी जो है कुछ भी थोड़ा सा गिर गया ज़मीन पे, फ्लोर पे, तो पूरा जो है कुआं जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। मतलब जो पूरा सोर्स है पानी का, जो पूरा कुआं है, जो वेल है, वो अशुद्ध हो जाएगा। अगर अगर वो पानी लेते समय उनके बाल्टी से थोड़ा भी पानी वापस कुएं में गिर गया तो पानी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया, मतलब उनको डायरेक्टली कुएं से पानी लेना। अब सवाल ये यहाँ पर यह आता है कि उनको कैसे पता कि गांधी जी अछूत नहीं है। मतलब उन्हें नहीं पता था ना ये बात, इसलिए उन्हें लगा कि भाई अछूत के साथ आया, गरीब के साथ आया है, तो भाई ये भी वही होगा, गरीब होगा, और उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ही डीप इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि लोग बिना जाने सिर्फ कंडीशन देख के, या आप जिसके साथ आए, जिसको अपनी कंपनी की है, सिर्फ आप उसके थ्रू जो साथ आए उसको ऐसा आपने खुद ही एज्यूम कर लिया कि ये गरीब है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. हम्म अब गांधी जी ने सोचा कि चंपारण जाने से पहले थोड़ा सा मुजफ्फरपुर भी देख लिया जाए, मतलब यहाँ पर रुककर पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली जाए कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शुक्ला अभी भी, मतलब उसने जो, मतलब उनको शुक्ला ने जो भी बताया था उन्हें उससे ज़्यादा जानना था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। और इसीलिए क्योंकि उन्हें रुकना था, उन्होंने, गांधी जी ने जे बी कृपलानी को टेलीग्राम भेजा। वो शांति निकेतन से जुड़े थे, जो शांति निकेतन स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्कूल था। हाँ लिखा है ना टैगोर्स, तो वो वहाँ से जुड़े थे, वहाँ के वो प्रोफेसर थे, तो उनको लेटर टेलीग्राम लिख के भेजा, राइट। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 5 अप्रैल 1917। जो ट्रेन थी इनकी वो इस दिन पहुंची। कृपलानी, अब लेटर क्योंकि पहुंच गया था तो उन्हें पता था कि गांधी जी आने वाले हैं। सो कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो कृपलानी जो है वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिसीव करने आए गांधी जी को। मतलब एक लीडर का स्वागत हो रहा है, एक मिशन की शुरुआत होंगी ना यहाँ से, इसलिए। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। अब गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रहे प्रोफेसर मलकानी के घर पर। प्रोफेसर मलकानी भी एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, राइट। मतलब गांधी जी जो है, मतलब इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हैव अ मैन लाइक मी। अब उस ज़माने में, मतलब गांधी जी के लिए किसी गवर्नमेंट टीचर का उनके घर में रखना उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी। उस ज़माने में लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर से आज़ादी के जो रिवोल्यूशनरीज होते थे उनको अपने घर में नहीं आने देते थे, उन्हें उनसे बल्कि दूर रखते थे। क्योंकि अब ये जो है कृपलानी है, ये भी एक प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, और जो मलकानी हैं ये भी एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। और इन्होंने अपने घर में गांधी जी को 2 दिन रखा, क्योंकि सबको पता था गांधी जी फ्रीडम फाइटर हैं। फ्रीडम फाइटर का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। तो एक इंसान जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करता है, उस वो बिना किसी डर के, मतलब लोग डर के आज़ादी के जो सपोर्टर्स थे उनसे दूर रहते थे, और इन्होंने अपने घर में रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। अब स्मॉलर लोकेलिटीज़ में इंडियंस डरते थे सिंपैथी दिखाते हुए, जो कि आज़ादी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनको खुलेआम सिंपैथी नहीं दिखा पाते थे। लोग बहुत डरते थे क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी ना देश में। तो जब तक डेमोक्रेसी नहीं होती तब तक तो प्रॉब्लम होती ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to
see their champion. Muzaffarpur lawyer called on Gandhi to brief him. They frequently presented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब वहाँ गांधी जी एक एडवोकेट से, एक वकील से मिलने गए, सॉरी, एक वकील मिलने आया गांधी जी से। वो किसानों के केसेस लड़ते थे और फीस भी बताई थी उन्होंने। तो जो ये न्यूज़ थी कि गांधी जी आ गए हैं मुजफ्फरपुर में, ये बहुत जगह फैल गई। शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण के, वो पैदल चलकर आ गए, मतलब गांधी जी को देखने, अपने चैम्पियन को देखने कि ये हमारा लीडर आ गया, अब ये हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो भी गांधी जी से मिलने आए टू ब्रीफ हिम कि किस तरह से ये कोर्ट में लड़ते थे, और अपनी फ़ीस भी बताई थी, अपने केस के बारे में बताया और फीस भी बताई, क्योंकि ये खुद भी तो एडवोकेट थे, तो इनको अपनी लीगल टर्म्स बताने आए थे, क्या सीन है, क्या चल रहा है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब इन्होंने बताया कि मैं फ़ी ले रहा हूँ, मतलब जो लॉयर्स उन्होंने बताया कि हम तो फ़ी लेते हैं। अब गांधी जी को जैसे पता चला कि लॉयर्स जो ये इतनी बड़ी फ़ीस ले रहे हैं, इतनी मोटी फ़ीस ले रहे हैं, तो गांधी जी ने इन सबको लगा दी डांट। डांट दिया इन सबको कि तुम लोग कैसे लोग हो, अपने देश के लोगों को लूट रहे हो, और अपने देश के दुश्मनों के अगेंस्ट लड़ने के लिए तुम लोग लूट रहे हो, तुम्हें तो फ्री केस लड़ना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने बोल दिया। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स। उन्होंने बोल दिया कि ऐसे तो ये लो कोर्ट्स हैं, इसमें तो मतलब जो लॉ कोर्ट्स हैं, मतलब जो कानूनी कचहरियाँ हैं, इनमें जाके कोई फ़ायदा नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। इस तरह के केसेस को कोर्ट में लेके जाना, क्योंकि वहाँ जो जजेस बैठे हैं वो भी सरकार के हैं, तो वो सरकार के अगेंस्ट तो कोई फैसला नहीं सुनेंगे ना, तो इतना अच्छा नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, the law courts are useless, and the real relief for them is to be free from fear. अब क्योंकि खर्चा भी बहुत आता है, तो गांधी जी कहते हैं कि किसान इतना डरे हुए हैं कि कोर्ट उनके काम का नहीं है, मतलब उनका असली इलाज डर से आज़ादी है। पहले उनको फ्री करना पड़ेगा फियर से, तब कहीं कोर्ट की बात होगी। बात भी सही है। The most of arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब चंपारण की ज़मीन पर अंग्रेज़ ज़मींदारों का, इंग्लिशमैन का कब्ज़ा था। किसान सिर्फ काम करने वाले टेनेंट्स थे, ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, मतलब सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल जिससे पैसा कमाया जाता था, वो थी इंडिगो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नील। Right? The landlords compelled all tenants to plant tree 20th or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. तो किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि सिर्फ 15% पर ही, मतलब या तो 3/20 पे उगाएं या 15% पर इंडिगो उगाएं, या फिर पूरी जो फसल है वो एज अ रेंट दे दें, मतलब पूरी इंडिगो हार्वेस्ट जो है वो दे दें। मतलब ये जो जुल्म है चंपारण मूवमेंट की, मतलब ये सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर ये लड़ाई लड़नी है कि चंपारण के किसानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, उनसे उनकी सारी फसल ले ली जा रही थी। राइट, चलो आगे पढ़ते हैं। और ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था कि आप बस पैसे उगाते रहो फसल और देते रहो एज अ रेंट। Presently, the landlords learned that Germany had developed a synthetic indigo. So, थोड़े टाइम बाद अंग्रेज़ जो ज़मींदार थे, मतलब लैंडलॉर्ड जो थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, इनको पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल, जैसे होता है सिंथेटिक फैब्रिक एक तो वो होता है जो कॉटन का, जूट का, वूल का बनता है, एक होता है सिंथेटिक, इनकी नकली। तो जब इनको पता चला थोड़े टाइम बाद कि जर्मनी ने सिंथेटिक यानी कि नकली इंडिगो बना लिया है, मतलब अब असली जो इंडिगो है उसकी डिमांड कम होने वाली थी। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि इस बात का फ़ायदा उठाकर
ज़मींदारों ने किसानों से, पेजेंट से एक एग्रीमेंट साइन करा लिया कि उन्हें 15% इंडिगो उगाने की मजबूरी से छोड़ने के बदले पैसे देने होंगे। देखो, इस चीज़ को थोड़ा समझो, इस सिनेरियो को, कि ये पहले ज़बरदस्ती इंडिगो उगवा रहे हैं, फिर इनको पता चला कि जर्मनी में तो नकली इंडिगो बन रहा है, तो जब नकली इंडिगो बन रहा है तो फिर खेती कराने की ज़रूरत है। तो वैसे तो इनको मना करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ख़त्म हो जाएगी असली इंडिगो की, तो हो ही जाएगा नकली, फिर तो कोई मतलब डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो सप्लाई अपना बंद हो जाएगी। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम इस पर भी इनको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि ये एज अ रेंट हमें देते हैं, तो इस रेंट से छुड़ाने के लिए भी इनसे पैसे ले लेते हैं। मतलब इस बात का फ़ायदा उठाया इंग्लिश ज़मींदारों ने कि किसानों से एक एग्रीमेंट साइन करा लिया कि उन्हें 15% उगाने, जो 15% इंडिगो उगाने की जो मजबूरी है, अगर तुम इससे छूटना चाहते हो, इससे मतलब खुद को रिलीज़ कराना चाहते हो, तो इसके बदले में तुम पैसे दो। मतलब जुल्म का तरीका है ना, बदल गया काफ़ी। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome to peasants and many signed willingly। अब क्या हुआ कि सिस्टम किसानों के लिए बहुत परेशानी भरा था, तो इसी वजह से जो पेजेंट्स हैं उन्होंने मजबूरी में साइन कर दिया। Those who resisted engaged lawyers and landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। अब क्या हुआ कि ये सिस्टम किसानों के लिए बहुत परेशानी भरा था, तो साइन तो हो कर दिया उन्होंने। अब जो किसान रेजिस्ट कर रहे थे, लॉयर्स हायर कर रहे थे, और लैंडलॉर्ड्स जो है वो ठग्स को हायर कर रहे थे, मतलब किसान जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे, वो वकीलों के पास गए। तो मतलब जो किसान रेजिस्ट कर रहे थे वो गए वकीलों के पास, एडवोकेट्स के पास गए, लॉयर्स के पास गए, और ज़मींदार थे उन्होंने गुंडे हायर कर लिए, ठग्स हायर कर लिए। मतलब कानून भी कमज़ोर के साथ नहीं था, ऐसा मान के चलो आप। तभी जब अनपढ़ इलिटरेट पेजेंट्स को पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो आ चुका है, जब उन्हें भी पता चला, उन्हें नहीं पता था ना ये बात, तो इंग्लिश ज़मींदारों को पता थी कि सिंथेटिक इंडिगो आ चुका है, लेकिन जब कुछ टाइम बाद इलिटरेट पेजेंट्स को भी पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो आ चुका है, तो उन्होंने अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगना शुरू किया। अब इन्होंने अपने जो इंग्लिश ये जो ज़मींदार थे इनसे कहा हमारे पैसे वापस दो, तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुमने मना किया कि नहीं नहीं इंडिगो मत उगाना, तुमने तो मतलब हमें पागल बनाया, हमारे पैसे वापस दो। सो इस पॉइंट पे गांधी जी आए हैं चंपारण। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। दिस सिचुएशन में गांधी जी की एंट्री हो गई है, देखते हैं क्या होगा। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। गांधी जी ने पहले सच्चाई जानने की कोशिश की कि भाई पहले सच्चाई जानेंगे, सीनैरियो क्या है ये तो पता चले। मतलब बिना जानकारी के तो कोई आंदोलन हो नहीं सकता है। सो ही फर्स्ट विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो गांधी जी जो हैं सबसे पहले अंग्रेज़ ज़मींदारों के एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने गए। मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का ना एसोसिएशन था, उस एसोसिएशन के सेक्रेटरी से पहले ही मिलने गए ताकि पूरी बात को जान सकें। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब सेक्रेटरी ने कहा कि आप बाहर के आदमी हैं, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम नहीं देते आपको कोई इन्फॉर्मेशन, हम दे ही नहीं सकते। सो गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। उन्होंने बोला कि मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि भाई तो पूरा देश ही हमारा है। अब उन्होंने ये सोच के कहा ना कि तुम तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो, इवन तुम तो बिहार से भी नहीं हो, तो हम तुम्हें क्यों इन्फॉर्मेशन दे। तो गांधी जी ने बोल दिया वो नहीं है, कोई आउटसाइडर नहीं है, ये देश उनका है। Next, Gandhi called on the British official commissioner of Tirhut division in which the Champaran district lay। अब फिर उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश कमिश्नर से मिले जो कि टिरहुट डिवीज़न के थे, जहाँ पर मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था ना टिरहुट डिवीज़न में, ये वहाँ के एक ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव टिरहुट। अब कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाया, उनको मतलब बुली किया और कहा कि भाई टिरहुट छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं यहाँ पे। बट गांधी जी तो गांधी जी, ही डिडंट लीव, गांधी जी ने मना कर दिया। ये थी एक बहुत ही फेमस उनका मूवमेंट था गांधी जी का, आपने सुना भी होगा, सिविल डिसोबीडियंस।
सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से, मतलब गांधी जी डिडंट लीव, ये थी सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। तो गांधी जी ने मोतीहारी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था उसकी कैपिटल थी, वहाँ गए और कई सारे एडवोकेट्स उनके साथ गए, बहुत सारे एडवोकेट्स लॉयर्स उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। स्टेशन पर हज़ारों लोग गांधी जी का स्वागत करने आए थे, मतलब बिल्कुल बात फैल गई थी कि अब यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशंस। गांधी जी ने एक घर गए गांधी जी, और उस घर को हेड क्वार्टर्स बनाया और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अ रिपोर्ट केम in that a peasant has been maltreated in a nearby village। अब खबर आई कि एक किसान के साथ नियर बाई विलेज में किसान के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ है, बहुत ही बुरा जुल्म हुआ उसके साथ। सो गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि खुद जाकर देखेंगे कि हुआ क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब वो अगले दिन ही हाथी पर बैठकर चले गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स पैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन इन हिज कैरेज। अब वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे तभी पुलिस का सुपरिटेंडेंट, मतलब पुलिस सुपरिटेंडेंट जो होता है ना, उसका जो एक मैसेंजर था वो आया, उसको उनको ओवरटेक किया, मतलब उनका रास्ता रोक दिया और उनको ऑर्डर किया कि अपने शहर वापस लौट जाओ, इस कैरेज पे हाथी में बैठ के अपने शहर जाओ। मतलब रास्ते में पुलिस का मैसेंजर आ गया और कहा कि बैठो, इस पे बैठो, इसी कैरेज पे बैठे रहो और अपने शहर को लौट जाओ। पर गांधी जी कंप्लाइड, वो तो नहीं करेंगे। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब गांधी जी को लोकल लीगल नोटिस दे दिया गया कि तुरंत चंपारण छोड़ दो। बोला उनको कि भाई तुरंत छोड़ो, आप यहाँ के नहीं हो, जाओ अपने घर। अब गांधी जी ने तो फिर एक नोटिस भी साइन किया, एक नोटिस का रिसीट साइन किया और लिखा कि मैं इस ऑर्डर का डिसओबे करूँगा, मैं नहीं मानता इस ऑर्डर को। उन्होंने एक रिसीट लिखकर साइन किया उस पर कि मैं आपकी इस ऑर्डर को नहीं मानता, आई विल डिसओबे द ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर को उल्लंघन करूँगा। तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि सत्याग्रह का प्रैक्टिकली देखने को मिला कि किस तरह से सत्याग्रह हुआ है। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब उन्होंने ये जो बोल दिया था ना नोटिस पे साइन करके कि मैं रूल को तोड़ूंगा, मैं इसका उल्लंघन करूंगा, उसका नतीजा ये हुआ, कॉन्सिक्वेंस ये आया कि गांधी जी को अगले ही दिन मतलब वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस मिल गया, मतलब समन मिल गया। समन होता है कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस, वो मिल गया उनको। चलिए आगे पढ़ते हैं। मतलब उनको एहसास हुआ कि शायद गांधी जी जेल जा सकते हैं, और अगर वो जेल गए तो कौन उन्हें सलाह देगा फिर, तो क्या फिर वो घर भाग गए तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। सो वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड। अब गांधी जी की डिमांड ये थी कि भाई उनका क्या होगा, जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उनका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। अब गांधी जी जो है, मतलब लॉयर्स जो हैं वो मतलब उनकी कंसल्ट पे विड्रू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन। दे थॉट। अब यहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी ने सीधा सवाल उठाया है कि ठीक है मुझे जेल हो जाएगी, तुम भी कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन लेकिन जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या। उनका फोकस सिर्फ कानून पर नहीं था बल्कि इंसाफ पर था। अब लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, वकील आपस में सलाह करने के लिए अलग हो गए। मतलब एक कठिन फैसले के सामने थे वो कि करना क्या है अगर गांधी जी को जेल हो जाए तो। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन। They thought amongst themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. अब राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं
उन्होंने लिखा कि वकीलों ने क्या सोचा है। उन्होंने ये सोचा है कि गांधी जी तो इस इलाके के हैं नहीं, वो तो टोटली स्ट्रेंजर हैं, फिर भी वो किसानों के लिए, मतलब किसानों के सेक के लिए वो खुद को रेडी कर रहे हैं कि जेल चले जाएंगे, प्रिजन चले जाएंगे। और वकीलों को लगा कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम तो यहीं के लोकल हैं, और हम क्लेम करते हैं कि हमें किसानों की सेवा की है, हम ये भी क्लेम कर रहे हैं। अगर हम अब पीछे हट गए तो ये काफ़ी शेमफुल डेजर्शन होगा, मतलब काफ़ी शर्मनाक हरकत होगी। मतलब यहाँ पर वकीलों की मोरल अवेकनिंग हो रही है। They accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into jail. अब वकील जो हैं सारे के सारे वो गांधी जी के पास आए और कहा कि हम आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं, अगर आपको भी जेल होगी तो हम भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। इतनी ही बात सुनकर गांधी जी बोले, चंपारण की लड़ाई हमने जीत ली है, क्योंकि हम सब एक हैं। यहाँ जीत का मतलब है कि अब हमें डर नहीं है, पहले हम डर रहे थे, मतलब लोगों में हिम्मत आ गई है। Then he took a piece of paper and divided the groups into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. अब गांधी जी ने प्लानिंग शुरू कर दी है। अब लोगों को जो, मतलब उन्होंने ग्रुप्स में, पेयर्स में बांटने का काम किया और डिसाइड किया कि कौन पहले गिरफ्तार होगा, वो कौन पहले अरेस्ट होगा। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience has triumphed and the first time in modern India. देखिए कितनी बड़ी जीत मिली है पहली बार। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मजिस्ट्रेट का रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लेटर आया गांधी जी के पास कि केस वापस ले लिया गया, अब कोई सिविल डिसोबीडियंस मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस जीत गई है। और ये मॉडर्न इंडिया की पहली जीत थी, और यही आगे चलकर और भी मूवमेंट्स के लिए एक लीड बनी, जैसे कि दांडी मार्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, यहीं से मतलब ये एक तरह का बेस बना। सिविल डिसोबीडियंस की जो जीत हुई है ये पहली बार मॉडर्न इंडिया में हुई थी, और ये आगे की जो मूवमेंट है उनका एक ट्रिब्यूटरी बना कि भाई इसके इस मतलब बेस बना। अब इसके बाद और भी ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी जी और वकीलों के ने एक बड़ी इंक्वायरी शुरू की कि भाई जो ग्रीवेंसेस हैं फार्मर्स की वो क्या है और उनकी कंडीशन क्या है। Dispositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidences. लगभग 10,000 किसानों ने अपने बयान लिखे, मतलब सबूत वगैरह इकट्ठे किए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सबूत इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। पूरा पूरा का पूरा जो इलाका था इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटर्स से और प्रोटेस्टर्स से, मतलब इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोटेस्टर्स थे फॉर द लैंडलॉर्ड्स, मतलब उनसे भर गया, मतलब पूरा का पूरा एरिया इन्वेस्टिगेशन से और प्रोटेस्ट से गूंज रहा था। और इस बात से जो लैंडलॉर्ड से वो गुस्सा थे। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। अब जाने से पहले गांधी जी ने अपने साथियों को प्लान समझा दिया था कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तो क्या करना है, और वो वापस नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। उसका पूरा डिटेल प्लान बता दिया था कि सिविल डिसोबीडियंस शुरू होगा, राइट। गांधी जी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. अब गांधी जी की गवर्नर के साथ लंबी बात हुई, 4 ऐसे इंटरव्यूज़ हुए, प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ हुए। इसका नतीजा ये आया कि इंक्वायरी कमीशन बनाई गई जो कि इंक्वायरी करेगी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन पर।
The commission consists of landlords, government officials, and the Gandhiji as the sole representative of the peasants. इस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी को रखा गया। गांधी जी को किसानों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखा गया। Gandhiji remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. अब इसके बाद गांधी जी चंपारण में ऑलमोस्ट 7 महीने तक रहे और बाद में भी वो काफ़ी बार शॉर्ट विजिट्स के लिए कई विजिट्स के लिए वो आए। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. ये जो विज़िट थी पहले एक अनपढ़ से किसान के कहने पर हुई थी, बाद में चलकर ये एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी मीटिंग एक अनपढ़ एक इलिटरेट बट रेजोल्यूट पेजेंट राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये विज़िट हुई थी चंपारण की, लेकिन यहीं पर गांधी जी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट का बेस बना। ये मीटिंग ये विज़िट बहुत बड़ा वो बना, मूवमेंट का बेस बना। एक बहुत ही गरीब बहुत ही इलिटरेट किसान के कहने पर गांधी जी चंपारण आए। उन्हें लगा था कि ये काम सिर्फ कुछ दिन का होगा, लेकिन इस काम में ऑलमोस्ट 1 साल लगा। गांधी जी का पूरा 1 साल वहाँ, लेकिन ये काम लगभग 1 साल तक गांधी जी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, इतना इम्पोर्टेंट था। तो ये दिखाता है कि गांधी जी कभी भी कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते थे, उसको पूरा करते थे। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi ji. अब सरकारी जो इंक्वायरी हुई, जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, उसमें ज़मींदारों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत ही मज़बूत बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस मिल गए। मतलब माउंटेन ऑफ एविडेंस जो है वो मिल गए। मतलब ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई इसमें पता चला कि ये जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैं कितना ज़्यादा बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे बेचारे गरीब किसानों को। तो ज़मींदारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा और बहुत ही पक्के मजबूत सबूत मिल गए और सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि प्लांटर्स जो हैं वो घबरा गए। एंड दे अग्रीड, मतलब इसलिए उन्होंने प्लांटर्स ने पैसे वापस करने के लिए हाँ कर दी। राइट, मतलब उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है हम पे कर देंगे, लेकिन उनका सवाल था कि कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। दे आस्क्ड गांधी जी, पूछा उन्होंने गांधी जी से। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन अ फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उनको लगा था कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे क्योंकि पैसा गैर कानूनी और धोखे से लिया गया था। बट ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% ही मांगा। तो ये प्लांटर्स के लिए भी शौक था कि अरे 50% ही मांग रहे हैं। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। अब ये देखकर मतलब प्लांटर्स भी शॉक्ड हो गए कि सिर्फ 50% मांग रहे हैं, तो ये बात पर तो शॉक्ड हो गए। अब ये सारी बात जो है एक ब्रिटिश मिशनरी थे जे जेड हॉज, जो कि इस पूरे एपिसोड को क्लोजली देख रहे थे और गांधी जी के इस फैसले पर बहुत ही एडमेंट लग रहे थे, बहुत ही दृढ़ लग रहे थे। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. फिर प्लांटर्स ने सोचा कि गांधी जी झुकेंगे नहीं, तो उन्होंने 25% का ऑफ़र कर दिया, मतलब रिफ़ंड कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अब सबके हैरान होने पर गांधी जी ने तो 25% मान लिया, मतलब इसी से डेडलॉक टूट गई, मतलब अटकी बात टूट गई। क्या रे, ये तो 25% पे भी मान गए हैं। देखते हैं क्या होता है फिर आगे। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड इन अनएनिमसली बाय द कमीशन। अब ये कमीशन के सब मेंबर्स ने इस एग्रीमेंट को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी एक्सप्लेन्ड
that the amount of the refund was less important than the fact was the landlord has been obliged to surrender the part of the money and with it the parts of the prestige. अब वो कह रहे हैं कि मतलब गांधी जी ने सबको समझाया कि पैसे कम या ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि ज़मींदार ने पहली बार उनको झुकना पड़ा हमसे। उनको ज़मींदारों को अपनी प्रेस्टीज, अपनी इज्जत उनकी टूट गई थी, मतलब उसको सरेंडर करना पड़ा। ज़मींदारों को अपनी प्रेस्टीज को, अपनी मनी को और अपनी प्रेस्टीज दोनों को ही सरेंडर करना पड़ा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब किसानों को समझ में आ गया कि उनके भी अपने अधिकार हैं, उनके पास भी उनका डिफेंडर है, और उन्होंने हिम्मत सीखी। किसानों ने, मतलब ही लर्न करेज, तो गांधी जी ने किसानों को हिम्मत सिखाई और डर से भी बाहर निकाला। मतलब यहाँ पर पेजेंट्स ने पहली बार देखा कि अरे हाँ, मतलब उन्होंने देखा ना कि प्लांटर्स भी झुक गए हैं, ये जो ज़मींदार हैं हमारे पैसे वापस कर रहे हैं। तो मतलब वो समझ गए कि अगर हम मिलजुल कर हिम्मत के साथ अपने हक़ के लिए लड़ें, क्योंकि हमारे पास भी हक़ है, तो हम इन लोगों को भी हरा सकते हैं। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। अब आने वाले सालों में गांधी जी के फैसले को सही साबित कर दिया। अब ये जो उन्होंने फैसला लिया था ना कि चलो 25% भी दे दो, इस चीज़ को आगे जाके सही किया। आप देखते हैं कैसे। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। अब कुछ सालों में ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे वो चंपारण छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो की जो क्रॉपिंग होती थी, वो मतलब शेयर क्रॉपिंग थी, वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बन रहा था शायद इस वजह से। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जीत से खुश नहीं होते थे, उनको प्रॉपर एक जस्टिस चाहिए होता था। ही सॉ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने चंपारण के गांव में मतलब पूरी कंडीशन देखी कि यहाँ पर कल्चरली और सोशली बैकवर्डनेस है, कितनी गंदगी है, कितने अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, काफ़ी पिछड़े हैं, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए गंदगी से रहते हैं, इसलिए इतने पीछे हैं। तो वो कुछ करना चाहते थे, वो चाहते थे कि चंपारण के लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने मतलब इन्होंने यहाँ पर टीचर्स की हेल्प मांगी कि भैया आप यहाँ आओ और यहाँ के लोगों को पढ़ाओ। सो महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, ये दो यंग मैन थे हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर वर्क्स। तो गांधी जी के दो शिष्या बोल सकते हो, और इनकी वाइफ्स भी इनके साथ थी, और वो वॉलंटियरिंग के लिए आ गए यहाँ पर, मतलब लोगों को पढ़ाने के लिए आ गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे। बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, और बहुत सारे अलग अलग जगहों से आए। सो देवदास, जो कि गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, और देवदास का नाम है यहाँ पर, देवादास, मतलब गांधी जी का सबसे छोटा, वो भी आश्रम से आया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, यानी कि गांधी जी की पत्नी भी आई, कस्तूरबा गांधी जी भी आई। मतलब सिर्फ बाहर के लोग नहीं आ रहे थे हेल्प करने, इनकी खुद की फैमिली भी, गांधी जी का खुद का छोटा बेटा, उनकी वाइफ भी आए आश्रम से, और यहाँ पे इन्होंने चंपारण में काफ़ी वॉलंटियरली काम किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 गाँव में, चंपारण के 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा बाई, मतलब मिसेस गांधी का नाम है कस्तूरबा जी, कस्तूरबा गांधी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो कस्तूरबा गांधी जी ने गाँव को सफाई और सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशंस के रूल्स सिखाए कि हमें रूल्स के साथ सफाई रखनी चाहिए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। यहाँ की जो गांव की जो हेल्थ कंडीशन थी बहुत ख़राब थी, तो ये बात तो करना ज़रूरी था यहाँ पर। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉल्टियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। अब गांधी जी ने एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए बुलाया यहाँ पर कि यहाँ पर आकर वॉल्टियर, एज अ वॉल्टियर काम करो, यहाँ के लोगों की हेल्थ पर काम करो। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। 3 मेडिसिन अवेलेबल थी यहाँ सिर्फ। क्या थी वो? तीन 3 मेडिसिन, कैस्टर ऑयल,
क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, मतलब ये सारे वही थे. So anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received a quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received an ointment plus castor oil. तो कोई भी इंसान आता जिसके टंग पर सफ़ेद लेयर होती तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता. ये कोई बीमारी होती है तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता. किसी को अगर मलेरिया फीवर होता तो उसको क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दे दिया जाता. किसी को अगर स्किन रिलेटेड डिजीज़ होता तो उसको ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दे दिया जाता. मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज थे, 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी, लेकिन मैक्सिमम केयर कर रहे थे. गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ. अब गांधी जी ने नोटिस किया कि यहाँ के जो वीमेन की जो क्लोथ्स है बहुत ही फिल्दी स्टेट में है. फिल्दी स्टेट यानी कि जो औरतों के जो कपड़े हैं बहुत ही गंदे और मैले थे. ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि मतलब कस्तूरबा गांधी जी से कहा कि वो औरतों से इस बारे में बात करें. One woman took Kasturba Bai into her hut and said, "Look, there's no box or cupboard here for clothes. The sari I'm wearing is the only one I have." अब एक जो लेडी थी वहाँ पर, जब वो कस्तूरबा बाई बात कर रही थी उनसे, तो वो अपने घर में ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा कि देखिए मेरे घर में कोई बॉक्स नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है जहाँ पे मैं अपने कपड़े सफा धोकर रख सकूँ, और मैंने जो ये साड़ी पहनी है ये सिर्फ एक ही है जो मैंने पहन रखी है मेरे पास, मतलब इस साड़ी के अलावा और कपड़े है ही नहीं. मतलब एक औरत ने कस्तूरबा गांधी जी को अपनी रियलिटी दिखाई कि यहाँ कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी नहीं है, कोई संदूक नहीं है, और जो साड़ी पहनी है वो भी मेरे पास एक ही मात्र साड़ी है. मतलब गंदगी यहाँ पर लापरवाही नहीं है, बल्कि गंदगी जो है, जो मैले कुचैले कपड़े पहने इन्होंने, यहाँ की गरीबी और मजबूरी का नतीजा है. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. अब गांधी जी ने चंपारण में रहते हुए भी, मतलब गांधी जी आश्रम पर नज़र बनाए हुए रखे थे. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. वो रेगुलरली यहाँ से लेटर्स भेजते थे चंपारण से अपने आश्रम में, और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी मांगते थे. तो ये उनकी डिसिप्लिन ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब उन्होंने लेटर में लिखा कि जो पुराने जो ये वो टॉयलेट्स हैं इनके गड्ढों को भर दो और नए खुदवाओ, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाएगी. गांधी जी का सैनिटेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था. अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है गांधी जी के बारे में, तो वो यही बात कह रहे हैं कि जो पुराने गड्ढे उन्हें भर दो, नए बनाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो गांधी जी का सैनिटेशन को लेकर, मतलब वो मानते थे कि फ्रीडम का एक पार्ट है सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन एक पार्ट है फ्रीडम का. बिना सैनिटेशन के फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है. द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. गांधी जी की लाइफ में चंपारण का जो ये एपिसोड था, आंदोलन जो था, वो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था. वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग. और वो कहते भी हैं कि मैंने कुछ ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं की, कोई भी असाधारण चीज़ नहीं की. जो भी मैंने किया ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही साधारण है. आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री. उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहा कि अंग्रेज़ मुझे मेरे ही देश में हुक्म नहीं दे सकते. वो बाहर से आए हैं, वो इस देश के नहीं हैं. हम इस देश में पैदा हुए, हम इस देश के नागरिक हैं, तो वो मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते मेरी खुद की कंट्री में. तो यहाँ पर गांधी जी के सेल्फ रिस्पेक्ट को देखने को मिलता है. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस. बट चंपारण आंदोलन जो था ये अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि गरीब किसानों की पीड़ा कम करने की शुरुआत थी. इट ग्रू आउट एन ऑफ अटेम्प्ट टू एलिवेट हिज डिस्ट्रेस विद लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स. मतलब वही मैंने बोला आपको, मतलब उनके गरीब किसानों की पीड़ा कम करने की एक शुरुआत थी. दिस वॉज अ टिपिकल गांधीज पैटर्न. ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस. उनका जो पैटर्न ये था कि पॉलिटिक्स जो है ना वो प्रैक्टिकल और डे टू डे प्रॉब्लम्स से जुड़ी हो बहुत लोगों की. मतलब यही गांधी जी की राजनीति है कि आम लोगों के रोज़ाना के जो दुख दर्द हैं उसी से ही जुड़ी होती थी उनकी पॉलिटिक्स. He was not his was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty
टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। गांधी जी ख्याली बातों से वफादार नहीं थे, बल्कि वो जिंदा जीते जागते इंसानों से वफादार थे, राइट। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. गांधी जी का जो एक मोटिव था, एक लक्ष्य था, वो ये था कि ऐसा भारत बने, ऐसे भारतीय बने जो अपने पैरों पर खड़े हों, अपने खुद के पैरों पर खड़े हों, किसी पर निर्भर नहीं हो, और इसी तरह भारत को भी आज़ाद किया जाएगा। मतलब ऐसे हम नागरिक बने कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें, किसी पर निर्भर नहीं बन हों, हमारी हमारी अपनी सूझबूझ हो, हम इसी तरह ही अपने देश को आज़ाद कर पाएंगे, राइट। आगे पढ़ते हैं। अर्ली इन द चंपारण एक्शंस, चार्ल्स फ्री एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. अब यहाँ पर एक इंसान आ गया है, चार्ल्स फ्री एंड्रयूज। अब ये कौन है चार्ल्स फ्री एंड्रयूज? ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे और गांधी जी के भक्त कह लो आप इन्हें, मतलब डिवोटी थे, डिवोटेड फॉलोअर थे। तो गांधी तो जब चंपारण एक्शन हुआ तो मतलब ये इनके फॉलोअर हो गए महात्मा गांधी के, और ये भी आए थे जब जब ये फिजी लैंड जा रहे थे ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी फिजी लैंड्स के लिए, तो ये गांधी जी से मतलब बाय बोलने भी आए थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प हिम। अब गांधी जी के जो एडवोकेट फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि अगर एक अंग्रेज़ उनके साथ रहे, मतलब उनके मूवमेंट में उनका साथ दे, कंपेनियन बने, तो ये लड़ाई में मदद मिलेगी कि हमने अब उनके लोगों को भी अपनी तरफ मिला लिया है। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, तो एंड्रू भी बहुत खुश था अगर गांधी जी भी मान जाएं तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, गांधी जी ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि तो क्या कहा देखते हैं। ही सेड यू थिंक दैट इट इज़ इन सॉरी यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बेटर। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन, देखो एक आगे ना, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। अब यहाँ पर इन्होंने डांट दिया, मतलब डांटा क्या, कह दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया अपने इन एडवोकेट दोस्तों के इस विचार को। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि अंग्रेज़ होने के कारण वो मदद करेंगे, ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी है। मतलब गांधी जी बोले कि हमारी लड़ाई सही है, इसलिए तुम अपने बल पर, मतलब हमारी लड़ाई सही है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, हमारी कोई गलत मांग नहीं है, तो इसलिए लड़ाई भी हमारे अपने ही दम पर होनी चाहिए, हमारे अपने बल पे होनी चाहिए। अगर हम इस लड़ाई को जीते तो सिर्फ अपनी वजह से जीते। अंग्रेज़ होने के कारण किसी को सहारा बनाना बहुत गलत है, मतलब कोई अंग्रेज़ हमारा सपोर्ट करेगा तो हम जीत जाएंगे, ऐसा मानना बहुत गलत है। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi ji in this way taught us a lesson in self-reliance. अब ये बात सुन के राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे मन की बात समझ ली थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं था, राइट। मतलब गांधी जी ने हमें क्या सिखाया, सेल्फ रिलियंस, मतलब आत्मनिर्भरता, कि हमें सारी लड़ाइयाँ आत्मनिर्भरता के साथ लड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे हम देश को आज़ाद नहीं करा सकते, ये बात बहुत सच है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो तीन बातें बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हैं, तीन चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी कि सेल्फ रिलायंस है यानी कि आत्मनिर्भरता है, इंडियन इंडिपेंडेंस है यानी कि भारतीय लोगों की स्वतंत्रता, और हेल्प टू द शेयर क्रॉपर यानी कि किसानों की मदद। तो आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता, किसानों की मदद, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और इन तीनों का जो सेंटर था वो था गांधी जी का विचार, गांधी जी की थॉट्स। सो चंपारण मूवमेंट में गांधी जी को एक, मतलब चंपारण मूवमेंट ने गांधी जी को एक नेता बनाया और भारतीयों को सेल्फ रिलायंस करेज और ह्यूमन डिग्निटी का पाठ पढ़ाया। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। देखिए इस चैप्टर से हमें गांधी जी का लाइफ का एक एक्सपेक्ट जानने को मिला, उनकी ये चंपारण मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई हमें ये पता चला। सो इंडिगो इज़ नॉट जस्ट अ चैप्टर अबाउट हिस्ट्री और गांधी जी, इट्स अ लेसन इन करेज, कंपैशन,
self reliance, and non violence. The Champaran episode teaches us that real courage begins when we stand up for the oppressed with truth and patience. तो गांधी जी ने हमें दिखा दिया कि फ्रीडम सिर्फ ये नहीं कि हमने रूलर्स को जो हमें कंट्रोल करके बैठे हैं, हम पर अपना कब्जा जमा के बैठे, उसे उन्हें भगा दिया। आज़ादी वो नहीं है कि हमने इन्वेडर्स को, रूलर्स को भगा दिया। आज़ादी है अबाउट अवेकनिंग कॉन्फिडेंस, about dignity and moral strength in common people. So let us remember that even the biggest movement starts with small step taken for humanity, just like this चंपारण एपिसोड। ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि एक गरीब किसान गांधी जी से मदद मांगने आया था। गांधी जी ने छोटी सी सोचा था कि 2-3 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। So let us remember that even the biggest movements start with small steps taken for humanity. So keep reading, keep questioning, and keep believing in the power of truth. Thank you and see you in the next class. Good night.